Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। हमारी जो एनवायरमेंटल क्राइसिस से रिलेटेड या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है, ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम वायु प्रदूषण को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि वायु प्रदूषण है क्या। तो हम ये बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारी वायु में कुछ ऐसी गैसेस मिल जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनका स्तर बढ़ने लगता है या और पदार्थों का समावेश उस वायु में हो जाता है, तो उसको हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। देन इसके कारण क्या है? मुख्य रूप से तो कुछ गैसें जो होती हैं या कुछ ठोस सूक्ष्म कण होते हैं जो घरेलू ईंधन के दहन से या हमारे जो व्हीकल्स चलते हैं उनके जो एग्जॉस्ट होता है उनमें निकलते हैं, या सड़े गले पदार्थ जो हो जाते हैं या कूड़ा करकट होता है उनमें से निकलने वाली गैसेस, या विभिन्न प्रकार के उद्योगों की जो चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलने वाले धुएं के रूप में ये सब गैसेस निकलती हैं, या कुछ ठोस कण निकलते हैं जो हमारी वायु के अंदर मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद उसको प्रदूषित कर देते हैं। इन प्रदूषकों की संख्या अनगिनत है और ये अलग अलग प्रकार से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। अलग अलग प्रदूषक हैं और उसी प्रकार से उनका अलग अलग प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब प्राकृतिक कारणों को पहले देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या हैं। प्राकृतिक कारण में सबसे पहले है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से गैसेस निकलती हैं जिसके कारण हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रकाश रासायनिक क्रियाएं, जो सूर्य के कांटेक्ट में आने से रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं। देन जीव जंतुओं द्वारा श्वसन, जो सांस हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से। देन खनिज पदार्थों की रेडियोधर्मिता, इन सब के मुख्य कारण हैं जो प्राकृतिक कारण हैं। अब इनसे उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक हैं वो क्या क्या है वो भी एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। ज्वालामुखी की जैसे मैंने बात की, उसमें प्रदूषक जो निकलते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धूल के कण। फिर विद्युत अंधड़ जो चलते हैं, हमारी आंधियाँ जो चलती हैं उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया जो हमने बात की वो है ओजोन। ओजोन हमारी जो डिप्लीट हो रही है वो इसका मेन रीज़न है। पशु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पशुओं से हमें होती है। उसके बाद वनस्पति की हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पराग के कण और धूल के कण होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में रेडियोधर्मी विकिरण होता है। अब हम बात करते हैं मानव केंद्रित कारणों की। ये सब हमारे प्राकृतिक रीजंस थे जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। अब मानव केंद्रित कारण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले है ऑटोमोबाइल और अन्य परिवहन के साधन। जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और साथ में ठोस पदार्थ के कण भी छोड़े जाते हैं। और ये जो कण होते हैं या ये जो गैसेस होती हैं ये श्वसन से संबंधित, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट इज कल कारखाने, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ से जो चिमनियाँ होती हैं उनमें से जो निकलने वाला धुआं है वो धुआं हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और उस धुएं में धूल के कण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। और इसके साथ साथ बहुत अलग अलग जो रसायन होते हैं उनके जो धुएं हैं वो भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। और इन सभी गैसेस के बाहर निकलने के बाद अंततः जो इनका रिजल्ट होता है वो क्या होता है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होती है, और इससे अलग और भी परेशानियों को ये जन्म देते हैं। और क्योंकि ये जो चिमनियाँ होती हैं ये बहुत ऊंचे करके लगाई जाती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा दूर तक वो प्रदूषण फैल जाता है। अब बात करते हैं घरेलू स्रोतों की। तो भारतीय घरों में हम लोग जानते हैं कि लकड़ियाँ, कंडे, कोयले आदि ईंधन के रूप में जलाए जाते हैं, और इनके कारण से चूल्हे आदि में जब उसको जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा इसमें से निकलती है, और इसके कारण महिलाएं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कोयले में गंधक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इससे कोयला जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है जो आँखों में जलन भी करती है। और जो प्रोवाइडेड डेटा है हमारा डाउन टू अर्थ जो जुलाई 15, 2007 में पब्लिश हुआ, उसके आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में 4 लाख मृत्यु जो हैं वो ठोस ईंधन के उपयोग करने से होती हैं।
और यदि उनके स्थान पर हम लोग बायोगैस, एलपीजी या मिट्टी का तेल उपयोग करें तो कम से कम 1.5 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। ठोस ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, छोटे ठोस कण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बेंजीन आदि का मिश्रण उत्पन्न होता है और ये 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले जो कण होते हैं वो सांस के साथ अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा जो तंबाकू का धुआं है वो भी घरेलू प्रदूषण का एक मुख्य कारण है और रूम फ्रेशनर आदि जो हम स्प्रे करते हैं कमरे में, उनमें भी बहुत सारे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को अंदर जाकर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं, हमारे मानव केंद्रित जो स्रोत हैं, उनमें क्या क्या है, मच्छर या अन्य कीटनाशकों का प्रयोग जो हम करते हैं, या फिर जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हम यूज़ करते हैं, एसी हम यूज़ करते हैं, स्प्रे पेंट, पेट्रोल की वाष्प, जो पेट्रोल का धुआं निकलता है वो हो गया, कचरे का धुआं हो गया, देन खरपतवार नाशक, खेती में प्रयुक्त कीटनाशक आदि, ये सब इसी के स्रोत हैं और इनके कारण बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हमारा होता है। अब ये एक मैंने टेबल प्रिपेयर की है जिसमें प्रदूषक पदार्थ और उनके जो मुख्य स्रोत हैं और उनसे जो हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट होते हैं उनको, या बॉडी या एनवायरनमेंट पे जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको डिस्कस किया है। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की है हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ये जो गैस है वो 2 पहिया या 3 पहिया जो वाहन है उनमें से निकलती है और चूल्हा या सिगड़ी जो होती हैं, पहले जलाई जाती थी सिगड़ियाँ, उनमें से निकलती हैं, जो अंगीठियाँ होती हैं सिगड़ी मतलब, और या फिर जो भी अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरह जो जलती नहीं है और चीज़ें आधी अधूरी रहती हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता, जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको क्षमता को कम कर देती है और इसके कारण फेफड़े और हृदय जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। बहुत कॉमनली जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एक नॉर्मल उसमें पाई जाना ठीक है, संभावित है, पाई ही जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो हमारा निकलती है हमारी बॉडी में से वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, पशुओं को के अंदर से भी, हमारे अंदर से भी, और बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। अब ये कहाँ से निकलती है? ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जो साधन हैं, जलने की क्रिया, यातायात के साधन इत्यादि, वो सब श्वसन वगैरह से हमारे ये बाहर आती है और इसका सीधे सीधे देखें तो कोई प्रभाव नहीं होता, पर पृथ्वी पर सांद्रता बढ़ने से ताप में वृद्धि होती है। इसके होने से सांद्रता जो है, आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है और उसके कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट गैस है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो डीजल तथा कोयले का जो धुआं निकलता है कारखानों में या ताप विद्युत घरों में, तेल शोधक कारखानों में, कार तथा ट्रक आदि में जो निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। खांसी या श्वास संबंधी रोग हमारे जो बॉडी में होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से होने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से क्या होता है, ये कहाँ से होते हैं, निकलते हैं वाहनों तथा ऊर्जा संयंत्रों में, जो इलेक्ट्रिक हमारी या ऊर्जाएं हमारी जहाँ एनर्जी फॉर्मेशन होती है वहाँ पर ईंधन दहन से या जंगल वगैरह में आग लग जाने से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं और उससे श्वास संबंधी संक्रमण होता है, जुकाम, सरदर्द और आँखों में जलन इत्यादि की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ठोस कणों की। तो उद्योग, घरों एवं वाहनों का जो धुआं है, कपड़े की मिल जो है, सीमेंट उद्योग, ताप विद्युत घर, खदानें आदि, इन सब में से ठोस कण निकलते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और ये जो छोटे ठोस कण होते हैं ये श्वसन के साथ हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और श्वसन संबंधी रोग क्रिएट करते हैं। देन कण के पदार्थ के अनुसार जहरीले प्रभाव भी होते हैं। कण का पदार्थ जो होगा उसके अनुसार बॉडी को ये पॉइजनस भी कर देते हैं और सूर्य के प्रकाश में भी कमी होने लगती है इनके द्वारा। हम लोग देखते हैं ना, स्मॉग जो होता है, जो ईंधन वगैरह हम लोग जला देते हैं उससे स्मॉग हो जाता है और उसकी वजह से आकाश जो है वो हमारा साफ नहीं रहता और नीचे सूर्य की किरणें ठीक प्रकार से नहीं आ पाती हैं। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय। सबसे पहली बात है कि घरेलू ईंधन जो है उसमें हम लोग बायोगैस का या सोलर गैसेस का या एलपीजी का प्रयोग करें, तो उससे जो हम लोग जो ये जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं या केरोसिन ऑयल जलाते हैं, उनसे जो हमारे बॉडी में परेशानियाँ होती हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती हैं यदि हम इन गैसेस पर स्विच कर जाते हैं। नेक्स्ट, स्वचालित वाहन से उत्पन्न धुएँ को निर्वात नाल पर छन्ना
लगाकर या पश्च ज्वलक मतलब आफ्टर बर्न्स इत्यादि लगाकर कम किया जा सकता है। जो हमारे वाहन होते हैं उनमें फिल्टर्स टाइप कुछ बात की है इन्होंने कि छन्ना लगा दिया जाए, वहाँ पर फिल्टर लगा दिया जाए जिससे बाहर ये तत्व नहीं जाएं। नेक्स्ट, पेट्रोल से जो लेड या सल्फर हम लोग का होता है उसको निकालकर डीजल ईंधन में संयोजी पदार्थों को मिलाकर इनसे होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाहनों के आंतरिक दहन इंजनों की संरचना में निर्माताओं को कुछ ऐसे सुधार कर देने चाहिए जिससे ईंधन का संपूर्ण दहन हो जाए, मतलब वो थोड़ा जलता है थोड़ा नहीं जलता है, उसके कारण जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल निकलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बात की थी, अगर ये पूरी तरह से जल जाएगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगी। नेक्स्ट, जो कल कारखाने हैं उनकी जो चिमनियाँ हैं उनकी ऊंचाई समुचित होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है तो बहुत दूर तक प्रदूषण फैलता है, और नीचे रखी जाएगी तो उसमें कम से कम प्रदूषण होगा, आसपास के स्थानों पर भी उसको मतलब कम प्रदूषण फैलेगा। हवा के नीचे दबाव ज़्यादा होता है, हवा बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी तो कम फैलेगा। नेक्स्ट है, चिमनियों में स्थित विद्युत अवक्षेपण के प्रयोग द्वारा गैसों के प्रदूषक पदार्थों को अलग किया जाना चाहिए। वहाँ पर विद्युत अवक्षेपण लगा देना चाहिए जिससे कि गैसेस जो निकल रही हैं उनको वहाँ से अलग किया जा सके। एंड देन उद्योगों में कम प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए जिससे ज़्यादा प्रदूषण ना हो वातावरण में। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वैकल्पिक तरीकों को खोजना होगा जिससे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना निकलें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि के प्रयोग पर हमें बल देना होगा। रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में फ्रिज हैं, फोम इत्यादि बनाने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प खोजना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज नॉर्मली सभी घरों में होता है और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। व्यक्तिगत स्तर पर भी ईंधन बचाने के लिए और उसको बर्बाद होने से रोकने की आवश्यकता हमें है। व्यक्तिगत स्तर पर यदि मीन्स कोई भी हम बचत करते हैं, यद्यपि वो छोटी होती है, परंतु जब सभी लोग थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े परिणाम हमको दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ पेड़ों का जो कटान है उसको रोकना चाहिए, नए पेड़ लगाना चाहिए। यद्यपि नए वृक्ष या वनों का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि नया हम कुछ लगा रहे हैं, जितना हम काट रहे हैं उतना हम लगा नहीं रहे, पर फिर भी वायुमंडल में से CO2 को साफ करने और उसको धूल रहित बनाने और प्रदूषण रहित करने में बहुत सहायक हो सकते हैं। तो हमें अपनी तरफ से ये प्रयास कंटिन्यूअसली करने चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।